गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जोहार। लगातार आप सबों को प्रश्नों के माध्यम से ज्ञानवर्धन किया जा रहा है। आप इस चैनल में बने रहिए और बेहतर है तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस सीरीज में मैं आपको स्क्रीन पर कुछ प्रश्न को दिखाऊंगा, उस प्रश्न को पढ़ूंगा और उसके बाद उसके उत्तर की व्याख्या अपने शब्दों में करने की कोशिश की जाएगी। प्रश्न को पढ़ने के दरमियान आप ध्यान से सुने और उत्तर स्वयं देने की कोशिश करें। उसके पश्चात आप मेरे आंसर को सुने। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं बिफोर गेटिंग आंसर। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट इट। यू नो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इट इज द करंट अफेयर्स सिनेरियो। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन, स्टारशिप एक पुनः प्रयोज्य परिवहन प्रणाली है जिसे स्पेस एक्स द्वारा क्रूज और कार्गो के लिए पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा और मंगल के लिए डिजाइन किया गया है। स्टारशिप वापस रिटर्न करने वाली, मतलब वापस आ जाएगी, एक ऐसी परिवहन प्रणाली है जिसे स्पेस एक्स द्वारा क्रूज और कार्गो के लिए पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा और मंगल के लिए डिजाइन किया गया है, पहला। दूसरा है कि नासा के ऑटोमिस कार्यक्रम की योजना इस दशक में मनुष्यों को चंद्रमा पर भेजने की है। दो बातें समझिए। ऑटोमिस कार्यक्रम क्या नासा का है? क्या यह मनुष्य को चंद्रमा पर भेजेगा? और स्टारशिप जो है रिटर्निंग, मतलब जो चीज़ जाएगा वापस भी आएगा, तो पृथ्वी की कक्षा में जाएगा, चंद्रमा की कक्षा में जाएगा और मंगल कक्षा में जाएगा। तो क्या ये स्पेस एक्स के द्वारा है? थिंक अबाउट इट। ऑप्शन हियर आर स्टार्टिंग। चलिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ, इसका सही जवाब है, आपको पता होगा। दिस इज द राइट आंसर, सी बोथ द करेक्ट स्टेटमेंट। लेट्स सी अबाउट इट। आपको 10 सेकंड का समय भी काफ़ी है, लेकिन बट मैं आपको 5 सेकंड दूंगा। स्पेस एक्स द्वारा डिजाइन किया गया स्टारशिप, ठीक है, स्टारशिप जो है एक अंतरिक्ष यान है जो बहुत ही अत्यधिक भारी बूस्टर रॉकेट है। स्टारशिप रिटर्निंग प्रयोज्य, मतलब वापस लौटने वाली परिवहन प्रणाली है। एक बार वो अंतरिक्ष में जाएगी या चंद्रमा में जाएगी या मंगल ग्रह में जाएगी और वापस लौट के आ जाएगी। ओके, जिसे स्पेस एक्स के द्वारा क्रूज और कार्गो के लिए पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा और मंगल के डिजाइन के लिए किया गया है। ठीक है, स्पेस एक्स ने स्टारशिप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली लॉन्च वाहन के रूप में वर्णित किया है, जिसमें पृथ्वी की कक्षा में लगभग 100 मीट्रिक टन से अधिक ले जाने की क्षमता, पृथ्वी की कक्षा में 100 मीट्रिक टन से भी अधिक ले जाने की क्षमता है इसमें। स्टारशिप उपग्रहों को फाल्कन वाहनों की तुलना में कम लागत पर स्थापित कर सकता है। ये फाल्कन वाहन जो है नासा का है और ये जाता है, वो भी रिटर्निंग पॉलिसी पर काम करता है, लेकिन ये थोड़ा सा कम वजन ले जाता है। लेकिन स्टारशिप जो है वो उपग्रहों को बहुत भारी वजन और बहुत ही कम लागत पर स्थापित कर सकता है। यह कार्गो और चालक दल दोनों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचा सकता है। विकसित होने के बाद स्टारशिप मानव यान विकास और अनुसंधान के लिए बड़ी मात्रा में कार्गो को चंद्रमा तक ले जाएगा। इसके अलावा चंद्रमा से दूर अंतरिक्ष यान को इंटरप्लेनेटरी मिशनों पर क्रू और कार्गो ले जाया जा रहा है। नासा ने अपने ऑटोमिस कार्यक्रम, ध्यान रहेगा ऑटोमिस कार्यक्रम जो है नासा से जुड़ा हुआ है, नासा ने अपने ऑटोमिस कार्यक्रम के लिए लैंडर बनाने के लिए स्पेस एक्स को चुना है, जो इस दशक में मनुष्यों को चंद्रमा पर ले जाने की या भेजने की योजना बना रहा है। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। दिस इज द वे वेयर आई एम टीचिंग यू, वेयर आई एम गेटिंग योर नॉलेज, जहां पर आप अपने विचारों को समझ सकते हैं। कि आप प्रश्न को पढ़िए, ध्यानपूर्वक सुनिए, मेरे जो वाच्य हैं वो प्रोनाउंसिएशन जो है उस पर ध्यान दीजिए, और हो सकता है तो आप खुद पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट पेंटेड के बारे में। देखिए, पेंटेड आविष्कार के बारे में है। पेंटेड आविष्कार को कॉपी करने से दूसरों को रोकने के लिए एक प्रवर्तनी कानूनी अधिकार प्रदान करता है, मतलब इन्फोर्सेबल कानून है। मतलब कोई पेंटेड है जो आविष्कार को कॉपी करने से रोकता है और ये कानूनी अधिकार प्रदान करता है। दूसरा है कि प्रक्रिया पेंटेड। पेंटेड दो प्रकार का होता है, प्रक्रिया पेंटेड होता है, एक पेंटेड होता है। कि प्रक्रिया पेंटेड किसी भी व्यक्ति को पेंटेड धारक के अलावा
विनिर्माण प्रक्रिया में कुछ प्रक्रियाओं को संशोधित करके, देयर इज समथिंग चेंजिंग बाय द ओरिजिनल वन, ठीक है, ओरिजिनल वन में कुछ चेंजिंग कर दी है, उसको संशोधित करके उसका पेटेंट उत्पाद बनाइए। तो क्या पेटेंट प्रक्रिया मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो पेटेंट सामान है उसमें से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आप उसको बना सकते हैं। तीसरा है कि भारत में केवल और केवल प्रक्रिया पेटेंट की अनुमति है। क्या भारत में केवल प्रक्रिया पेटेंट की अनुमति है? तो थिंक अबाउट इट, ऑप्शन हियर एंड टाइम स्टार्ट नाउ। तो जानते हैं कि आपने जो ऑप्शन देखा होगा उसमें से आपको प्रथम और द्वितीय कथन बिल्कुल सही है, और भारत में जो तीसरा ऑप्शन है कि केवल पेटेंट प्रक्रिया अनुमति है वो गलत है। पेटेंट एक बौद्धिक संपदा अधिकार है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यू नो अबाउट दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? एक प्रकार का मतलब कह सकते हैं कि अगर मैंने किसी चीज पर अध्ययन किया, लंबे समय तक उसमें समय बिताया, गहन मेहनत की, तो उसका परिणाम आपको मिलना चाहिए, उसका रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। वास्तव में एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। जैसे किसी बल्ब का निर्माण हो या कोई एडवांस चीज का निर्माण हो, तो उस पर अपना आपका एक कॉपीराइट होता है ना, एग्जैक्टली। यह सीमित पूर्व निर्दिष्ट समय के लिए किसी आविष्कारक को सरकार के द्वारा एक प्रदत्त एक विशेष अधिकार है। सरकार आपको गारंटी देती है कि आपके द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट का कोई दूसरा कॉपी नहीं करेगा, या दूसरों की आविष्कार को नकल करने से रोकने के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करता है। तो जैसा कि आपको पता चला कि यह दूसरों की आविष्कार को नकल करने से रोकने के लिए एक प्रवर्तनी कानूनी अधिकार प्रदान करता है, मतलब इन्फोर्सेबल कानून है। आप अगर इस तरह की नकल करते हैं तो आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, आप पे दंड लगाया जा सकता है। पेटेंट या तो प्रक्रिया पेटेंट होता है या उत्पाद पेटेंट होता है। दो प्रकार का पेटेंट होता है, एक प्रक्रिया पेटेंट, दूसरा उत्पाद पेटेंट। उत्पाद पेटेंट यह सुनिश्चित करता है कि अंतिम उत्पाद अधिकार सुरक्षित है, ठीक है। उत्पाद पेटेंट यह सुनिश्चित करता है कि अंतिम जो प्रोडक्ट है वो सुरक्षित है, और पेटेंट धारक के अलावा किसी अन्य को एक निर्दिष्ट अवधि के बाद, एक निश्चित अवधि के दौरान इसका उत्पादन करने से रोकता है, भले ही उसके द्वारा किसी अलग प्रक्रिया का उपयोग क्यों ना किया गया हो। देखिए, उत्पाद पेटेंट बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होता है, बहुत ही मतलब कठिन होता है, क्योंकि अगर एक बार कोई उत्पाद बन गया और उसमें आप नॉर्मल थोड़ा सा चेंजिंग करके उसी उत्पाद का नकल कर दें तो ये पेटेंट प्रक्रिया का उल्लंघन है, ठीक है। उत्पाद प्रक्रिया का उल्लंघन है, ना कि पेटेंट प्रक्रिया का। लेकिन बात करें अगर प्रक्रिया पेटेंट की, तो किसी व्यक्ति को पेटेंट धारक के अलावा, प्रक्रिया पेटेंट में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को जो पेटेंट धारक है उसके अलावा उसी प्रोडक्ट को बनाने की कुछ मतलब एक तरह से शक्ति प्रदान की जाती है, उसको सक्षम बनाया जाता है। लेकिन शर्त यह है कि उसमें थोड़ा सा माइन्यूट चेंज कर दे या बदल दे, ठीक है। भारत ने 1970 के दशक में क्या किया था, उत्पाद पेटेंट से आगे, उत्पाद पेटेंट तो समझ ही आ गए, उत्पाद पेटेंट में क्या होता है, पेटेंट उत्पादक जो है उसके अलावा कोई भी उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता है एक निश्चित समय अवधि के बाद। लेकिन भारत ने क्या किया कि इसमें बदलाव चाहा, क्योंकि इससे भारत को नुकसान हो रहा था, जिससे भारत का वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का एक महत्वपूर्ण उत्पादक बन गया। भारत ने क्या किया, उत्पाद पेटेंट से आगे निकल गया, वो प्रक्रिया पेटेंट में घुस गया, क्योंकि उसको लग रहा था कि ऐसा पेटेंट प्रक्रिया जो है थोड़ा सा कठिन है, ये भारत के लिए नुकसानदायक है। तो उसने उत्पाद पेटेंट से अपना कन्नी काटा और फिर वो उसने प्रक्रिया पेटेंट में प्रवेश किया और विश्व के जो बहुत से जो पेटेंट सामान थे उनका जेनरिक वर्जन बनाने लगा। यू नो अबाउट दैट, जेनरिक वर्जन का मतलब होता है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके, उसके उत्पाद में थोड़ा सा मैन्यूट चेंज करके, उसके रंगों को बदलकर, उसके स्वाद को बदलकर, इस प्रकार बहुत सी चीज़ों को बनाया जाने लगा, जेनरिक दवाएं बनने लगा। तो 90 के दशक में अफ्रीका को जैसे HIV विरोधी दवाएं बहुत सी देने मतलब सुविधा दी गई। लेकिन क्या हुआ, ट्रिप्स समझौता के दायित्व के कारण, ट्रिप्स जानते हैं ट्रेड राइट्स होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एक प्रकार का जो बहुत ही कठिन कानून है ये भी, इसमें मतलब पेच फंस गया भारत के लिए। भारत को 2005 में पेटेंट अधिनियम में संशोधन करना पड़ गया और फार्मा, रसायन और बायोटेक क्षेत्र में उत्पाद पेटेंट व्यवस्था को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वास्तव में आप जानिए कि उत्पाद पेटेंट थोड़ा सा कठिन है, रिस्ट्रिक्शन है, और किसी भी गरीब देश के लिए उत्पाद पेटेंट को स्वीकार करना एक तरह से मुश्किल वाली स्थिति होती है। यहाँ पर बहुत से जो गरीब लोग हैं जिनके पास इतना क्षमता नहीं है कि वो उत्पाद पेटेंट जिससे बनी जो वस्तुएं हैं उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि उत्पाद पेटेंट जो होती है महंगी होती है, उसका मतलब एक तरह से सीमा बहुत कम होता है, वो बहुत कम लोगों तक पहुंच पाता है। अगर उत्पाद पेटेंट को लगातार बरकरार रखा जाए तो गरीब देश जो है, जो विकासशील देश है, उनके लिए एक समस्या होती है। तो निश्चित रूप से भारत का जो कदम था, उसने उत्पाद पेटेंट को प्रक्रिया पेटेंट में कन्वर्ट किया। हालांकि इसको झटका जब 2005 में मिला, एक तरह से कहीं ना कहीं विकसित देशों का एक तरह से मोनोपोली जो बना हुआ है पेटेंट में और उनके आविष्कारों में, तोड़ने की जरूरत है।
और विकासशील देशों को एक साथ आने की जरूरत है। इस पर कभी और डिस्कस होगा। ये मेंस के लिए बन सकता है कि किस प्रकार से उत्पाद पेटेंट प्रक्रिया पेटेंट से अलग है, और उत्पाद पेटेंट ने किस प्रकार से भारत के जो अर्थव्यवस्था है और भारत की जो लोगों की जो अर्थ मतलब इकोनॉमिक या फिर कह सकते हैं उनके जो पॉकेट पर जो बर्डन बनाता है या निर्धनता को धकेलता है, निर्धनता की ओर ले जाता है, किस प्रकार से आप इसको मेंस में एनालाइज करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान में संबंधित कुछ प्रश्न बनाए गए हैं कि संविधान केंद्र सरकार को संसद का सत्र न चलने के दौरान कानून बनाने का अनुमति प्रदान करता है। क्या संविधान केंद्र सरकार को जब संसद का सत्र ना चल रहा, संसद का मतलब लोकसभा या तो राज्यसभा या तो फिर दोनों, ठीक है, उसका सत्र अगर ना चल रहा हो तो क्या कानून बनाने की अनुमति प्रदान करता है संविधान केंद्र सरकार को? दूसरा है कि अध्यादेश, जिसको हम लोग ऑर्डिनेंस बोलते हैं, जिसका जिक्र केंद्र सरकार के लिए संसद के लिए आर्टिकल 123 में किया गया और राज्य सरकार अर्थात विधानसभा के लिए 213 में किया गया है। और अध्यादेश को जारी करने का जो शक्ति है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को होता है। तो प्रश्न ये है कि अध्यादेश मतलब ऑप्शन दूसरा नंबर है कि अध्यादेश को केवल 2 बार ही लाया जा सकता है, पुनः प्रख्यापित किया जा सकता है। ठीक है, किसी राज्य का राज्यपाल केवल राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही अध्यादेश जारी कर सकता है। ये तो हो गया कार्यपालिका शक्ति। देखिए, कार्यपालिका शक्ति आपको पता होगा, संविधान के कार्यपालिका शक्ति राज्य और केंद्र के स्पष्ट रूप से विभाजित है। तो तीसरा ऑप्शन तो इसलिए इस प्रकार गलत हो गया कि राज्यपाल केवल राष्ट्रपति की स्वीकृति से अध्यादेश जारी करेगा। तो अगर विधानसभा सत्र में ना हो और कोई विशेष कानून बनाना हो राज्य के लिए, तो क्या वो राष्ट्रपति से पहले पूछेगा? इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल बकवास है। रही बात अध्यादेश, ऑर्डिनेंस को केवल 2 बार पुनः प्रख्यापित किया जा सकता है, मतलब लाया जा सकता है फिर से ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस। चूंकि आपको पता होगा ऑर्डिनेंसेस एक बहुत ही बुरी चीज है। किसी भी लोकतंत्र देश के लिए कानून का होना जो है ना, वो विधायिका के द्वारा बनना चाहिए। कार्यपालिका द्वारा कानून बनाना एक तरह से मतलब उस पर एक तो विचार विमर्श नहीं होगा, उस पर चर्चा ना हुई, उसकी कमियां को नहीं दिख पाएगा, उस पर विपक्ष का क्या मत है उस पर कोई चर्चा ही नहीं होता है। तो अध्यादेश को कम से कम लाया जाए। कानून का दूसरा दरवाजा अध्यादेश है, लेकिन अध्यादेश पर ज्यादा बल नहीं देना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट के बहुत से दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, कि अध्यादेश का इस्तेमाल विधायिकी प्रक्रिया पर का मतलब एक तरह से वो रूप ना बन जाए। जो काम विधायिका का है, कानून बनाने का काम चूंकि विधायिका को दिया गया है, तो विधायिका ही करे, ना कि कार्यपालिका करे। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। अब देखते हैं कि चूंकि आप जानते हैं कि ऑर्डिनेंस जो है वो जारी होता है और सरकार को पावर मिलती है जब अगर संसद के सत्र नहीं चलते हैं। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन है केवल और केवल, कौन सा सही नहीं है, ध्यान रहे इसमें कौन सा सही नहीं पूछा गया, तो 2 और 3 होगा आंसर। सी इज द राइट आंसर। देखिए, संविधान केंद्र और राज्य सरकारों को कानून बनाने की अनुमति देता है जब संसद या फिर राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है। संविधान में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ऑर्डिनेंस संसद या राज्य विधानमंडल आगामी बैठक से 6 सप्ताह के पश्चात समाप्त हो जाएगा। मतलब आपको पता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच कभी भी, ठीक है, सत्र और सत्रावसान के बीच कभी भी 6 महीना से अधिक अंतर नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार किसी भी ऑर्डिनेंस की टोटल अवधि जो होगी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीना और 6 सप्ताह से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 महीना और 6 सप्ताह के बाद मीटिंग तो करना ही पड़ेगा, संसद के सत्र को बैठना ही पड़ेगा हर हालात में, जो संविधान में लिखा हुआ है। तो 6 महीना और 6 सप्ताह तक ही किसी भी ऑर्डिनेंस को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्या इसको फिर से वही ऑर्डिनेंस लाया सकता है? तो बिल्कुल लाया सकता है, और यह प्रक्रिया 3 बार की जा सकती है। अध्यादेश को केवल 3 बार पुनः प्रख्यापित मतलब फिर से लाया जा सकता है। ये जो शब्द है कठिन है। किसी राज्य का राज्यपाल भारत के संविधान के, ठीक है, अनुच्छेद 213 के तहत ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है जब राज्य विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो। ध्यान रहे, राज्य विधानसभा का सत्र जब नहीं चल रहा हो तो गवर्नर को आर्टिकल 213 के तहत ये पावर दिया गया है कि वो ऑर्डिनेंस जारी करे, और राज्य के लिए कोई कानून बनाने की जो बहुत ही मतलब आपातकालीन स्थिति है तो ऐसा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्राइब्यूनल्स के संबंध में प्रश्न बनाया गया है। न्यायाधिकरण, यू नो अबाउट दैट न्यायाधिकरण, जिसका जिक्र आपको CAT कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, SAT सेट्स, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इसका गठन आपको पता होगा स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर किया गया था। इसका जिक्र जो 323A 323B में किया गया है। इसके बारे में आप मुझे लिखिए, क्या मैंने सही बताया या गलत बताया? अगर गलत बताया तो उसको करेक्शन कीजिए, इसके बारे में सोचिए। ट्राइब्यूनल्स, न्यायाधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय होता है। अर्ध न्यायिक निकाय का मतलब होता है आधा न्यायिक होता है, आधा कार्यपालिकी होता है। ठीक है, मतलब इसको क्वासी जुडिशियल बोल सकते हैं इंग्लिश में, जिसे विशेष मामलों में सुनवाई करने का शक्ति प्राप्त होता है, जिन्हें संविधि के द्वारा मतलब संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है,
प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्यों की सेवा की अवधि, नियम और शर्तें कार्यकारी द्वारा निर्धारित की जाती है। जी हाँ, आप सोचिए कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जिसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बोलते हैं, कि ये सदस्यों की सेवा की अवधि, उसके नियम, उसके शर्तें कार्यकारी शक्ति द्वारा अर्थात सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। तीसरा है कि न्याय के प्रभावी वितरण के लिए, इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन हो, न्याय सब लोगों को मिल पाए, इसके लिए न्यायाधिकरण के सदस्यों को अनिवार्य रूप से कानून में प्रशिक्षित होना चाहिए। इज इट राइट? देखिए, कानून में प्रशिक्षित होना चाहिए, ये थोड़ा सा बहुत बेग लगता है, मतलब बहुत जरूरी नहीं है। इसलिए तीसरा ऑप्शन तो आपको लग रहा होगा कि मेरे ख्याल से गलत होना चाहिए। देखते हैं विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट। आपके ऑप्शन हैं इस प्रकार, तो आप सोचिए। तो जी हाँ, इसका सही जवाब है ए इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से ए होना चाहिए, एक और दो। लेट्स सी अबाउट इट। यस, ऑफ कोर्स ए इज द राइट आंसर। कुछ अब हम लोग दोनों में डिफरेंस जानते हैं। जो जनरल कोर्ट होता है और जो ट्राइब्यूनल्स होता है, उसमें क्या डिफरेंस होते हैं। एक जनरल कोर्ट जो होता है वो ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम पे काम करता है, जहाँ पर सारा का सारा जो पावर होता है उसको न्यायिक शक्ति से मिलती है। उन जुडिशियल पावर जितने भी ड्राइव होते हैं वो स्टेट उसको देता है, संविधान भी उसको प्रदान करता है। जबकि एक ट्राइब्यूनल्स जो होता है वो वास्तव में स्टेट के द्वारा क्रिएट किया गया है और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, एक मतलब एक्ट के द्वारा पास किया गया है, ठीक है। जहाँ तक बात करें कि जितने भी जनरल कोर्ट है वो उनको सिविल पावर, सिविल नेचर के जितने भी पावर है सिविल कोर्ट्स को होता है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो होते हैं वो मतलब एक तरह से कानूनी नियम पर आधारित होते हैं। जबकि ट्राइब्यूनल्स में ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होते हैं, ये इनके पास स्पेशल मैटर सुनने का अधिकार होता है जब तक उनके पास ये ना जाए। और जहाँ तक जज की बात करें तो जज जो होते हैं, एक जनरल कोर्ट के जज होते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर अधीनस्थ न्यायालय हो, उनके जो जज होते हैं या जो उनके जो न्यायाधीश होते हैं, उनके पास मतलब एक तरह से कहे तो लॉ की बेहतर जानकारी होती है। उनका जो टेन्योर होता है, आई मीन उसका पद, उसकी अवधि, उसकी समय सीमा और उसका जो पैसा, उसका जो वेतन, उसका भत्ता, उसका पेंशन, सब कुछ फिक्स्ड होता है, उसमें चेंजिंग नहीं होता है जनरली, ठीक है। उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। मतलब उसमें एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका उस पर बदलाव नहीं कर सकती, सरकार उसमें बदलाव नहीं कर सकती। बदलाव करने के लिए बहुत कठिन रास्ता है। आपको पता होगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट की शक्तियाँ, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ, उनके कार्यकाल, उनके पद, उनके वेतन, उनके भत्ते, सब कुछ तो भारत की संचित निधि पर आधारित होता है और उसको पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद चेंजिंग किया सकता है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की बात हो, वो भी एक कठिन प्रक्रिया है। उसके लिए संसद के विशेष, आपको पता होगा, विशेष मतलब एक विशेष क्या बोलते हैं उसको, बहुमत की जरूरत होती है। जबकि ये तो अगर ट्रिब्यूनल्स की बात करें तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है, सरकार उसको चलाती है, सरकार के द्वारा उसको नियुक्त किया जाता है। और अगर कहे तो ये पूरी तरह से इसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जनरल कोर्ट के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, वो वेल ट्रेंड होते हैं, बहुत जानकार रखते हैं, कानून के अच्छे जानकार होते हैं। जबकि यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, हाँ, कोई भी आईएएस के पदाधिकारी हो सकते हैं इसके मेंबर, जो बहुत लंबे समय तक किसी फील्ड में काम किए हों, लेकिन उनको कानूनी जानकारी हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के संबंध में। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, ठीक है, इसमें निम्नलिखित में किन विषयों पर आदेश और निर्देश जारी करता है। किन किन विषयों पर ट्राई निर्देश जारी कर सकता है। प्रशुल्क पर, भारत में ब्रॉडबैंड जो आप लगाते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए, ब्रॉडबैंड की बढ़ती पहुंच पर, डायरेक्ट टू होम डीटीएच जिसको बोलते हैं, और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी पर। तो आपको पता होगा डायरेक्ट ट्राई के बारे में। ट्राई एक संस्था है टेलीकॉम रेगुलेटरी, ठीक है, जो मतलब टेलीकॉम से, कम्युनिकेशन से जुड़ी जितने भी मुद्दे हैं, उनसे जो समस्याएं हैं उनमें जो निष्पक्ष होना चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा कि कॉल ड्रॉप की जो दिक्कत होती है, या फिर विभिन्न प्रकार के जो आजकल जो चैनल आ रहे हैं, जो अमेजन पे हो या फिर नेटफ्लिक्स हो, उस पर एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाना, एक तरह से कानूनी दायरे पे जो है लगातार उस पर भी निर्णय लेना। तो इसके सारे के सारे ऑप्शन, आई थिंक यू नो अबाउट दैट, कि सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। 1 2 3 4 इज राइट आंसर। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, नियमित रूप से प्रशुल्क, मतलब एक तरह से शुल्क कितना लगेगा, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन, सेवा की गुणवत्ता, डायरेक्ट टू होम डीटीएच सेवा, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी जैसे विभिन्न विषयों पर आदेश और निर्देश जारी करता है। ओके, देखिए मैंने 5 प्रश्नों को इस सीरीज में पकड़ा और 5 प्रश्नों को लिए मैंने लगभग 20 मिनट का समय लिया है। आपको हो सकता है ये लग रहा है वो बड़ा वीडियो है, लेकिन ये बड़ा वीडियो के साथ साथ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताई जा रहा है, ठीक है। इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। 5 प्रश्न की संख्या मत गिनिए। क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वांटिटी, ओके।
हमेशा याद रखिए, गुणवत्ता बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है आपके सिविल सर्विस जैसे एग्जाम के लिए। उसको समझने की कोशिश कीजिए, यही आपके प्रश्न को हल करने का तरीका है। और आप उस पर सोचिए, उस पर विचार कीजिए, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को अपने खुद दिमाग में क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। दिस इज द वे वेयर यू गोइंग टू सक्सेस अबाउट यूपीएससी और सिविल सर्विस और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक पीसीएस. So watch this video 2 or 3 times. You will definitely benefit about it. Okay. Thanks a lot for watching this video once again.